तीसरा विश्व युद्ध और उससे जुड़े खतरे का आकलन। क्या दुनिया सच में एक और महायुद्ध के मुहाने पर खड़ी है? चलिए इस पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। अमेरिका ने ईरान के नेतृत्व पर एक डिकैपिटेशन स्ट्राइक की है। इसका मतलब है सीधा सांप का सर ही कुचल देना। यह हमला ईरानी शासन को जड़ से उखाड़ फेंकने की एक सीधी सीधी कोशिश है। तो ये डिकैपिटेशन स्ट्राइक है क्या चीज आखिर? ये एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी है। इसका एक ही मकसद होता है, दुश्मन की लीडरशिप को ही खत्म कर दो। सोच ये है कि अगर सांप का सर ही कट जाएगा तो दुश्मन का पूरा शासन अपने आप ढह जाएगा। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये कोई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप का अपनी पर्सनल लेगेसी और ट्रंप ब्रांड बनाने का एक तरीका हो सकता है। यहाँ एक बहुत बड़ा कानूनी पेच भी है। प्रेसिडेंट सेना के सार्वजनिक नियमों यानी टाइटल 10 और CIA के गुप्त ऑपरेशंस के अधिकारों यानी टाइटल 50, इन दोनों को मिला रहे हैं। अब इसका नतीजा ये है कि मिलिट्री पावर का इस्तेमाल युद्ध के पारंपरिक नियमों के बाहर बिना किसी खास निगरानी के हो सकता है। ईरान के अंदर सबसे मजबूत ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क अगर किसी का है तो वो इजराइल का है। कहा जा रहा है कि इस हमले के लिए अमेरिका बहुत हद तक इजरायली खुफिया जानकारी पर ही निर्भर था। और ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या अमेरिकी मिलिट्री के एक्शन उसके सहयोगी देश तय कर रहे हैं? ईरान को अक्सर एक ब्लैक बॉक्स या रोग नेशन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहां से खुफिया जानकारी निकालना बहुत ही मुश्किल काम है। अमेरिका की वहां कोई एम्बेसी तो है नहीं, तो उसे दूसरे देशों से मिली चुनिंदा खुफिया जानकारी पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं, जहां यह मामला और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अब बात करते हैं AI और न्यूक्लियर थ्रेट की, जो एक बिल्कुल नई तरह के हथियारों की रेस शुरू कर रहा है। देखिए, ईरान अब एक न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड स्टेट बन चुका है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने यूरेनियम को 60% तक एनरिच कर लिया है और हथियार बनाने के लिए चाहिए 90%। मतलब अब वो मंजिल से बस एक कदम दूर है। लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि ईरान अकेला खिलाड़ी नहीं है। अगर ईरान और नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर खतरे की तुलना की जाए तो फिलहाल नॉर्थ कोरिया ज्यादा बड़ा खतरा है। क्यों? क्योंकि उनके पास न सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स हैं, बल्कि उनको दागने के लिए रॉकेट्स भी तैयार हैं। ईरान अभी उस स्टेज पर नहीं पहुंचा है। और अब आता है AI, जो इस पूरे खेल को एक अलग ही खतरनाक लेवल पर ले जाता है। जब वॉर गेम्स के सिमुलेशन AI मॉडल्स जैसे कि क्लॉड पर चलाए गए तो यकीन मानिए 64% मामलों में AI ने न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की सलाह दी। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी इस लड़ाई को कितना अप्रत्याशित और भयानक बना सकती है। और पर्दे के पीछे एक और जंग चल रही है, पेंटागन और AI कंपनियों के बीच। पेंटागन चाहता है कि AI का इस्तेमाल ऑटोनमस वेपन्स यानी खुद से फैसले लेने वाले हथियारों के लिए किया जाए, लेकिन AI कंपनियां मास सर्वेलेंस और इसके जानलेवा इस्तेमाल को लेकर बहुत चिंतित हैं। तो इस एक एक्शन का असर पूरी दुनिया पर कैसे पड़ रहा है, चलिए देखते हैं। यानी कैसे एक एक्शन के नतीजे पूरी दुनिया में महसूस होते हैं। इस ग्लोबल चेस बोर्ड पर रूस एक ऐसा खिलाड़ी है जिसके अगले कदम का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। व्लादिमीर पुतिन एक अनप्रिडिक्टेबल लीडर माने जाते हैं। रूस के पास आर्कनिक जैसी मिसाइलें हैं जिन्हें रोकना लगभग नामुमकिन है, और वो न्यूक्लियर धमकी का खुलेआम इस्तेमाल करते हैं। और बात सिर्फ रूस की नहीं है, हाल ही में फ्रांस ने भी एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने पूरे यूरोप में हवा से लॉन्च किए जाने वाले न्यूक्लियर वॉरहेड्स तैनात करने शुरू कर दिए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस एक कदम से परमाणु युद्ध का खतरा दोगुना हो गया है। अमेरिका की एक नई विदेश नीति भी सामने आ रही है, जिसे बर्डन शेयरिंग कहा जा रहा है। मतलब सीधा सा है, अमेरिका एक्शन लेगा और उसकी जवाबी कार्रवाई का बोझ उसके सहयोगी देशों जैसे दुबई, बहरीन और सऊदी अरब को उठाना पड़ेगा। तो ऐसे में ईरान की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? देखिए, वो शायद सीधा युद्ध ना जीत पाए, पर वो एक वॉर ऑफ एट्रिशन शुरू कर सकता है। इसे डेथ बाय 1000 कट्स भी कहते हैं। मतलब एक लंबी धीमी लड़ाई जो सालों तक वेस्ट को अस्थिर करती रहेगी। वर्ल्ड लीडर्स की हत्या करके अमेरिका ने एक बहुत ही खतरनाक दरवाजा खोल दिया है। अब रूस या चीन भी ये दलील दे सकते हैं कि अगर अमेरिका ऐसा कर सकता है तो उन्हें भी अपने दुश्मन नेताओं को निशाना बनाने की इजाजत है। और इन सब के बीच ताइवान को तो हम भूल ही नहीं सकते। सोचिए, अगर चीन ताइवान पर हमला करने के बजाय सिर्फ उसकी नाकाबंदी कर दे तो क्या होगा? दुनिया के 90% हाई एंड माइक्रोचिप्स ताइवान से ही आते हैं। ऐसी नाकाबंदी पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी को घुटनों पर ला सकती है। जब कोई देश बाहर युद्ध में उलझा होता है तो उसका असर अंदरूनी हालात पर भी पड़ता है।
अमेरिका में इकोनॉमिक अस्थिरता बढ़ रही है, पॉलिटिकल लेवल पर एक तरह का कबीलाई युद्ध छिड़ा हुआ है, और ये जो अंदरूनी कमजोरियां हैं, ये अमेरिका को अंदर से खोखला कर रही हैं। और एक डर ये भी है कि इन अंतर्राष्ट्रीय संकटों की आड़ में इन्हें एक मौके की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। किस लिए? बड़े पैमाने पर बायोमेट्रिक सर्वेलेंस लागू करने के लिए, जहां सिक्योरिटी के नाम पर लोगों की आज़ादी को कम किया जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आज की इस मल्टीपोलर दुनिया को किस तरह के लीडर की जरूरत है? क्या एक स्ट्रांग लीडर चाहिए जो देश की जरूरतों को समझे, डिप्लोमेसी और स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करे, या फिर एक स्ट्रांग आर्म जो सिर्फ जीतने और अपना ब्रांड बनाने पर फोकस करे? एक लीडरशिप स्थिरता लाती है, दूसरी स्थिरता के लिए खतरा बन सकती है। और ये सारी बातें हमें एक ही बड़े और अहम सवाल पे लाके खड़ा कर देती हैं। ये सोचने पे मजबूर करता है कि क्या एआई और परमाणु हथियारों का ये खतरनाक कॉम्बिनेशन हमें वाकई तबाही की तरफ ले जा रहा है।